हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी तथा देश की 90% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती थी। यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों की प्रमुखता थी तथा गांव आत्मनिर्भर थे। संचार व्यवस्था के अविकसित होने के कारण गांव एक पृथक इकाई का ही रूप लिए हुए थे। व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में यह उन्नत था। शहर प्रशासकीय इकाई तथा वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में थे। भारत द्वारा उत्पादित वस्तुएं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थीं। भारत के रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, मसाले व अफीम भी शामिल थी। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके विषय में समझें। इसके परीक्षोपयोगी तथ्यों का वर्णन अधोलिखित रूप में विभाजित करके किया जा सकता है, जैसे निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, विदेशी व्यापार, जनांकीय परिस्थितियां और व्यावसायिक संरचना आधारित संरचना। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के अंतर्गत औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनाना रह गया था। किसको? भारत को। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर BKRB राव और RC देसाई तथा राणा डे प्रमुख थे। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 0.5% थी। कृषि क्षेत्र की स्थिति। इस काल में भारत मूलतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की 85% जनसंख्या गांवों में बसी थी, जिनके जीवन निर्वाह का साधन कृषि ही था। कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया न केवल चलती रही, अपितु अनेक अवसरों पर उसमें भारी गिरावट हुई। कृषि की उक्त दशा का प्रमुख कारण तत्कालीन भू व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था एवं कृषि के व्यवसायीकरण में निहित था। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अनेक भूघृत पद्धतियां, लैंड टेन्योर सिस्टम लागू की, जिनमें प्रमुख थी जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, अन्य उपमा इसकी दी जाती है स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी व बीसवेदारी। इनको लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सलाहकार थे इसके जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर। प्रभावी इसका क्षेत्र जो था, बंगाल में सर्वप्रथम ये लागू की गई, बिहार एवं उड़ीसा इसके पश्चात। कालांतर में उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में 19% भूमि पर इसको लागू किया गया। मालगुजारी, किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करना तथा 1/11 भाग जमींदार के पास रखा जाना, ये अनिवार्य कर दिया गया। महालवाड़ी व्यवस्था, भूमि पर अधिकार ग्राम समुदाय या महाल का होता था। व्यवस्था प्रस्तावक,
हाल्ट मैकेंजी 1822 में इसने लागू किया। और प्रभावी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में 30% भूमि पर मालगुजारी उत्पादन का 80% में 66% बैंटिंग लॉर्ड विलियम बैंटिंग के समय 1833 के दरमियान तथा डलहौजी के समय 50%। रैयतवाड़ी व्यवस्था, भूमि पर अधिकार कृषक या रैयत का होता था। व्यवस्था इसको लागू किया किसने? टॉमस मुनरो ने 1792 में। और इसके द्वारा मद्रास में और विग्नेट द्वारा 1835 में मुंबई में इसे लागू किया गया। मालगुजारी थी उस समय 30 से 33% तथा बाद में 50% कर दिया गया। कालांतर में और भी बढ़ा दिया गया। प्रभावी क्षेत्र इसका जो था मद्रास, मुंबई तथा असम था। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रभाव भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था, जैसे कपास, नील, गन्ना, कॉफ़ी, चाय व पटसन आदि के खेती में। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, औपनिवेशिक काल में देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक और दूसरे भारत को इंग्लैंड में बने औद्योगिक उत्पादों का आयातक देश बनाना चाहते थे। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी स्लो हो रही थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना सन 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीपतियों ने ही इसमें अपना आधिपत्य जमा रखा था। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू या देशीय उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र भी सीमित था। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थी। विदेशी व्यापार, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। जनांकिकी परिस्थितियां, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में
प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है, वर्तमान में रुका पड़ा है। रिपन के समय जनसंख्या के एकत्र ब्यौरे की कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है। 1911 से 1921 का जो दशक था, इसमें जनसंख्या में ह्रास -0.31% की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। किंतु सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थीं। उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कम हो गई है, पर उस समय तो यह दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 63 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के उद्देश्य से किए गए थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थीं। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समझ जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था? ये था 20 रुपये प्रति वर्ष 1867-68 के दरमियान। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1944 से 46 के मध्य कुल राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कितना था? ये था क्रमशः 4,931 करोड़ तथा 204 रुपया। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? ये था हाल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में। और डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई? 1765 से 1772 ईस्वी बंगाल में ये प्रदान की गई के.एम. पणिक्कर द्वारा। डाकू राज्य की उपमा किसके द्वारा? के.एम. पणिक्कर के द्वारा प्रदान की गई।
1765 से 1772 ईस्वी के कालखंड में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था? ये था अर्ध सामंतवादी व्यवस्था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में। यह वक्तव्य किसने दिया था? जॉन सुल्विन ने। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह है मार्टिन बर्ड। महलवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा आगरा एवं अवध प्रांत में लागू की गई थी महलवाड़ी भूधारण प्रणाली। बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? तो ये था 1943 का वर्ष। गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्रायः स्थिर रहती है, उसको गतिहीन विकास दर कहा जाता है। ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थीं? पूरक अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी, अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले लें। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपना धन के निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादित किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला फैक्ट है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? डॉक्टर VKR राव के आकलन को। इंडिया डिवाइडेड किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की इंडिया डिवाइडेड। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? BH बेडेन पावेल की ये प्रसिद्ध कृति है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की? अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है? तो ये है 1854 में CN ढेबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ इसका प्रारंभ माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं यहाँ पर जिनकी स्थापना सबसे पहले की गई। भारत में सूती वस्त्र का 1818 में स्थापना की गई, फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में, और कागज उद्योग का 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। चीनी उद्योग की स्थापना 1840 में बेतिया बिहार में, और सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया चेन्नई में, और जूट उत्पादन का उद्योग जो कारखाना लगाया गया 1859 में रिसंद्रा पश्चिम बंगाल में। लोहा इस्पात का कारखाना 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल। ऊनी वस्त्र 1876 में कानपुर, और कृत्रिम रेशा रेयान ये 1920 में इसका उद्योग लगा त्रावणकोर केरल में। एल्यूमिनियम 1937 में JK नगर। भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ कब और कहां और किसके द्वारा किया गया? 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया पहली बार रेलवे का प्रारंभ। 16 अप्रैल 1853 बम्बई से ठाणे के बीच किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसके काल में। सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से 56 के मध्य।
जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है? तो यह है 1921 का वर्ष। भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य से पूरा करना चाहते थे? औपनिवेशिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन। ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं थीं। तिनकठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण, जो कि बिहार में है, के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। दूसरी प्रथा थी ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी या संविदा के रूप में धन देते थे। कमियोटी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करते थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव को निम्न 3 चरणों में बांटा जाता है। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक चला, और दूसरा है औद्योगिक उपनिवेशवाद, ये 1813 से 1858 ईस्वी तक रहा, और तीसरा है वित्तीय उपनिवेशवाद, ये 1858 से आज़ादी यानी 1947 तक चला। 1757 से 1813 का वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए एकाधिकारी व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती का प्रत्यक्ष उदाहरण रहा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में विशेषकर बंगाल से कच्चा माल सस्ती कीमत पर इंग्लैंड को भेजा गया और इंग्लैंड से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाकर ऊंचे दामों में बेचा गया। यह दोहरा आर्थिक शोषण औद्योगिक उपनिवेशवाद का उदाहरण है। 1858 से 1947 के वित्तीय उपनिवेशवाद काल में भारत और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं के साथ जोड़ा गया। उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक तथा संस्थागत परिवर्तन किसके द्योतक हैं? आर्थिक विकास के। आर्थिक समृद्धि के मापक कौन कौन से हैं? यह है 3, जीडीपी, जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एवं प्रति व्यक्ति आय, ये आर्थिक समृद्धि के मापक हैं जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये है क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव। आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक एवं आपके मित्रों तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।